ओवरलोडिंग होती है इस एरिया में, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से जमीन धंसी है। कैरिंग कैपेसिटी है धर्मशाला मैक्लोडगंज की, वो सैचुरेशन आ चुकी है उसमें। अनाप शनाप तरीके से निर्माण होना, कोई व्यवस्था नहीं, कोई जल निकास नहीं, कोई योजना नहीं, और थोड़ा पानी का निकासी है वो ठीक ढंग से नहीं है, क्योंकि कहीं पानी एक जगह कर दिया हुआ है। छोटी छोटी कमीशन की खातिर जो निर्माण कार्य किए गए इतने बेतरतीब ढंग से किया गया, जिसका परिणाम हम सब लोगों ने साझा रूप से देखा है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका अहम कारण हिमाचल प्रदेश में बसे देवी देवता हैं। परंतु हाल ही में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के दिन, इस मानसून के दौरान जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार घटित हो रही हैं, क्या वो मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक आपदा के कारण हो रही हैं? ये सवाल अवश्य किसी न किसी व्यक्ति के मन में, या कह सकते हैं हर एक व्यक्ति के मन में उठता होगा कि लगातार जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो कहर प्राकृतिक आपदा के कारण हो रहा है, उसका क्या अहम कारण है। इसी विषय को लेकर आज हम पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज पहुंचे हैं। इस मैक्लोडगंज की हम बात करें तो परम पूज्य दलाई लामा का ये निवास स्थान है। परंतु मैक्लोडगंज की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं वो दरक रही हैं। ओवर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो ओवर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बढ़ रही है, जिस कारण लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है उसका अहम कारण ये है कि जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि अगर मैक्लोडगंज की हम बात करें तो यहाँ पे जिस प्रकार से जो बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे बनाई गई हैं, पानी की निकासी की हम बात करें तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण, प्रॉपर पानी की निकासी की ना होने के कारण लगातार लैंडस्लाइडिंग के मामले यहाँ पे घटित हो रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आपने देखा होगा, मंडी में जिस प्रकार से आपदा घटित हुई, कुल्लू में घटित हुई, मनाली में घटित हुई, और इस बार हम बात करें तो जिला कांगड़ा से भी उससे अछूता नहीं रहा है। और जिला कांगड़ा के मैक्लोडगंज हम पहुंचे हैं। मैक्लोडगंज की बात करें तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है उस विषय में आपको अवगत कराएंगे, कुछ बातचीत यहाँ की जो जनता है उनसे करेंगे, किस कारणवश इनको लगता है कि यहाँ पे जो आपदाएं घटित हो रही हैं, जो पहाड़ी दरक रही है, जो लैंडस्लाइडिंग लगातार बढ़ रही है, उसके क्या अहम कारण है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है किस कारणवश इसको, किस तरीके से जो है इसको रोका जा सकता है, जो आपदाएं यहाँ पे घटित हो रही है, और किस तरह से इससे बचाव जो है किया जा सकता है। जो अब ओवरलोडिंग होती है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग, और जिसकी वजह से ज़मीन धंसी है। और एक यहाँ एक बिल्डिंग भी है जिसका तो देख रहे हैं सामने, आप पड़ी है कि सामने, तो जिसका वेट इतना ज़्यादा है कि जिससे पूरी ज़मीन धंसी और सारा नीचे को मटेरियल हट रहा है, क्योंकि ये जगह उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जिसके लिए इतना जो आपने बाहर डाला। इसके लिए आप छोटे जैसे ट्री टाइप के बनाएंगे, है ना जी, तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये तो सर आज तो है, गिरनी कल को गिरेगी। अगर मेरे को प्रशासन से भी ये है कि थोड़ा इनसे भी चेक किया जाए कि आप जब दख से पास करते हो या फिर जगह देखी जाए या ज़मीन को देखा जाए कि इधर इतनी ज़्यादा भार झेलने लायक है जगह गिरनी। और इस बार तो है बारिश में बड़ी ज़्यादा की, 3 महीने से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से थोड़ा नुकसान है। और थोड़ा पानी का निकासी है वो ठीक ढंग से नहीं है, क्योंकि कहीं पानी एक जगह कर दिया हुआ है, जो कि पहले इतना होता नहीं था, तो जिस वजह से ये समस्या है। लोकल को पूछ के काम होने चाहिए मेरे यार, ये सोच जो कि थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि अब नीचे बैठते हैं, वहाँ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। जो लोकल लोगों को जितना ज़्यादा पता उतना उनको थोड़ा पता हो, तो अफसर आएंगे चले जाएंगे। पर बेसिकली जब भी आप कोई बड़ा काम करने शुरू जाते तो लोकल को पूछ लीजिए, क्योंकि जो पहले शुरू से होता था, जब भी शुरू से स्मार्ट सिटी बनने को आई थी तो इन्होंने लोकल लोगों की राय ली जाती थी, जो कि अब मिसिंग है नहीं है। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसके कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण ये सब हो रहा है। और थोड़ा जैसा जो है नालियाँ चौक हो गई है, जो नालियों का पानी पहले बढ़ जाता था वो बढ़ने के कारण इकट्ठा चल रहा है, और उसी कारण थोड़ा थोड़ा जो है नुकसान हो रहा है। पर ज़्यादा कारण जो है वो बारिश का ही है। जितनी बिल्डिंग बनी है उतनी बनी रहे, उसके अलावा और ज़्यादा ना बने, और ये भी कारण है, ये मुख्य कारण है जी। जो ये मानसून हो रहे हैं, जैसे अभी 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले 2012 से पहले, और जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तब भी 8-8, 10-10 दिन जो है वो बारिश होती रहती थी, और हमें मानसून में 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी। इसलिए तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। धर्मशाला में वैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो थोड़ी सी अनसाइंटिफिक हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे रोड की डेवलपमेंट हो रही है, गांव-गांव तक हम रोड पहुंचा रहे हैं, और जब कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो उसका जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसके कारण क्या है, ये अभी फ्लैश फ्लड्स की जब आ रहे हैं और जो घरों में पानी घुस रहा है, जो हमारी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है। तो कैरिंग कैपेसिटी है धर्मशाला मैक्लोडगंज की, वो सैचुरेशन आ चुकी है उसमें, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी जब यहाँ EIAs की थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ना, तो उन्होंने कहा था कि जो धर्मशाला है ये 25,000 लोगों के लिए जो है पर्याप्त है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी की बात करें तो एक जो 5 सीटर गाड़ी होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 5 सीट की होती है। अगर उसमें हम 7 या 8 लोग बिठाएंगे तो जहाँ उसने 15-20 साल चलना है वो 5 साल में खत्म हो जाएगी।
वही हिसाब हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से भी है। अब कोई भी एरिया है उसमें अगर हम ओवरलोड कर देंगे, उसको ओवरबर्डन कर देंगे, तो वहाँ फिर नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। तो इसमें मेरा मेरा ये विचार है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर सीवरेज की लाइन बिछ रही है या फिर स्मार्ट सिटी का कोई काम हो रहा है तो उसको साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुचारू रूप से करना चाहिए। इस बार पहली बार लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि मई के महीने में इस बात की लगभग वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से घोषणा हुई थी कि इस बार का जो मानसून भारत में होगा वो 106% होगा। विगत इतिहास में कभी भी 106% मानसून रहा नहीं। तो इस प्रकार का 106% मानसून का होना, वो आप कल्पनात्मक रूप पे नहीं, वास्तविक में देखो कि पूरा मुल्क ही पानी में डूबेगा। इसमें प्रलयकारी टाइप की चीज़ें सामने आएंगी। तो 106% बारिश का होना निरंतर लगातार जो हम देख भी रहे वो होना था, तो उसका एक प्रभाव तो रहना भी था। क्यों? विगत में कभी भी 90 या 92% से ऊपर ये मानसून हुआ नहीं। इस बार एवरेज से आप माने कि 10 या 12% अधिक होना, उसके लिए खुद ज़मीन भी तो तैयार नहीं थी, क्योंकि ज़मीन को खुद भी इतना स्वभाव नहीं था जितना जल गिरेगा तो उसके मुताबिक चीज़ों को स्थायित्व दिया जाएगा। परंतु जो मानव निर्मित जो तकलीफें हैं ये तो प्रकृति वाला हिस्सा रहा, तो मानव निर्मित जो है अभी नहीं पुरानी बात भी है। सब मालूम है कि एक सेस्मिक जोन में हम रहते और ये जोन 5 में रहते। उसके बावजूद भी कई बार ग्रीन ट्राइब्यूनल्स का, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ और बार बार हम चेताया भी गया। उसके बावजूद भी लगातार घटनाक्रम चलते रहे और उसके ऊपर दुर्भाग्य से स्मार्ट सिटी जैसा प्रोजेक्ट आ जाना और उस बाद विकास की नई परिभाषाएं गढ़ना और उसके तहत अनाप शनाप तरीके से निर्माण होना, कोई व्यवस्था नहीं, कोई जल निकास नहीं, कोई योजना नहीं, किसी की मर्जी नहीं पूछनी, किसी को विश्वास में नहीं लेना और अपनी छोटी छोटी कमीशन की खातिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के हेतु हुए जो निर्माण कार्य किए गए वो इतने बेतरतीब ढंग से किया गया, जिसका परिणाम हम सब लोगों ने साझा रूप से देखा है और उसका हमने महसूस नहीं किया, उसके नाम उसको बरत रहे हैं उसके बाद। तो ये पूरे हिमाचल का लगभग ऐसा ही सीन है, धर्मशाला सीन तो ऐसा है ही। और इतना अभी तो हाल ही में, क्योंकि सब लोग सजग हुए हैं, सेस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अधिकारीगण भी आए थे, उन्होंने भी इस बात को चेताया है क्योंकि हम गलतियाँ कर चुके हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है अब तो दुर्भाग्य से परिणाम भुगतने का समय है बचा हुआ। और उसके ऊपर इस तरह की जो कहर है, जो मौसम का, हम कहर तो नहीं कहेंगे, इट वॉज प्रिडिक्टेड, क्योंकि हमारी तैयारियाँ नहीं थी। तो अब हम लोग इतना लेट हो गए हैं कि मात्र और मात्र हमारे समक्ष परिणाम ही भुगतने का एक विकल्प बचा हुआ है। देखिए, जो जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप देखिए अभी एक्सट्रीम रेन होगी आने वाले समय में, एक्सट्रीम हीट बढ़ेगी और एक्सट्रीम आपका स्नोफॉल होगा। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, पर हमें कैसे उससे बचा जाएगा? तो कहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, ये सारे इन चीज़ों को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए और जो स्थानीय लोग हैं उनको पूछ के ही काम करना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप रिवर साइड में अगर सीवरेज का कोई भी प्लांट लगाते हैं जो सिंगिंग जोन में है, जैसे तो हम लोगों की अगर राय लेंगे तो हम अच्छे अपने सुझाव देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया में जो लोकल वेजिटेशन है, जो जैसे बान का पेड़ है, रोडोडेंड्रन है, पज्जा है, कैंथ है, ये पेड़ों को महत्व दिया जाना चाहिए। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही आग्रह रहेगा कि जो नेटिव प्लांट्स हैं, जो नेटिव ट्रीज हैं, उनको ही यहाँ पर लगाया जाए। मैं समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो एक टीसीपी के अंदर डेवलपमेंट प्लान बनता है, उस प्लान के तहत ही लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं। और नेचुरली जब डेवलपमेंट प्लान बनता है डिटेल में, तो उन्होंने काफ़ी क्षेत्र को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया होता है, काफ़ी जगह को नो कंस्ट्रक्शन जोन भी डिक्लेयर किया होता है। तो इम्पेरेटिव ये है कि जो टीसीपी और एमसी की तरफ से जो परमिशंस जारी हैं उनको स्ट्रिक्टली उसको देखना चाहिए और हम भी उसमें इंटरवेन करके इनको निर्देश देंगे कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं उसको
टेक्निकल पैरामीटर्स पे अच्छे से उसका जांच करके ही आगे बढ़ें। प्लस हमने एक इंस्ट्रक्शन ये भी दी है कि जो भी हमारी परमिशंस जारी हैं उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ड्रेनेज का उन्होंने प्रबंध पूरी तरीके से किया है कि नहीं किया है। खासकर हिल साइड पे जो लोग अपना घर बनाते हैं तो ऊपर की पहाड़ी से जो पानी बह के आता है उस पानी को किस तरीके से उन्होंने प्रॉपरली ड्रेन आउट किया है कि नहीं किया है, उस बारे में ज़रूर टीसीपी और एमसी इस एंगल को उनके मैप अप्रूवल के टाइम पे देखें। और आफ्टर अप्रूवल ऑल्सो जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस चीज़ को भी फील्ड में इंस्पेक्ट करके देखें कि वो मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं।